नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आपने इस चैनल को, नारद संचार को जो समर्थन दिया है उसका हम तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 फरवरी 2024 है। सरकार ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 24-25 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना है उनके बारे में सरकार ने बजट भाषण में अपनी मंशा प्रकट की है। इससे पहले कि बजट के बारे में हम आपको कुछ जानकारी दें, आर्थिक क्षेत्र में घटने वाले 1-2 घटनाक्रमों के बारे में नारद संचार अपने दर्शकों को बताना चाहेगा। पहली बात है भारतीय रिजर्व बैंक की पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ कार्रवाई। पेटीएम आप जानते हैं, पेटीएम करो, जो पेमेंट बैंक मोबाइल के थ्रू कहीं भी आप जो है पैसा भुगतान कर देते हैं, तो उसके खिलाफ रिजर्व बैंक ने कदम उठाया है। क्योंकि ये रिजर्व बैंक लगातार ये देख रहा था कि KYC नो यूर कस्टमर, उसके बारे में जो अनुपालन होते हैं, जो नियम हैं, शर्तें हैं, उसके बारे में रिजर्व बैंक को जो है पेटीएम से शिकायत थी। तो रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमन कानून 1949 की धारा 35A के तहत उपलब्ध शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 31 जनवरी 2024 को एक आदेश जारी किया। तो उसमें क्या कहा गया उस आदेश में कि 29 फरवरी 2024 के बाद, अभी 1 फरवरी का महीना चल रहा है, 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक किसी भी ग्राहक के खाते में, प्रीपेड योजना में, ग्राहक के वॉलेट में, फास्टैग में, NCMC कार्ड में कोई भी नई जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकता 29 फरवरी 2024 के बाद। और आगे कोई कर्ज नहीं दे सकता। जो राशि है उसमें नई राशि जोड़ने की कोई अनुमति उसे नहीं होगी। हालांकि रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि ग्राहक जो उनके बचत खाते हैं इस पेटीएम पेमेंट बैंक में, जो उनका बचत खाता है, चालू खाता है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, फास्टैग है, NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, उसमें जो पहले से जो राशि पड़ी हुई है खातों में, उन खातों की राशि का वो इस्तेमाल बिना रोक टोक के कर सकता है जब तक वो पैसा है। नया पैसा जमा नहीं करना, लेकिन जो पैसा पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल वो 29 फरवरी के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन 29 फरवरी के बाद नई राशि कोई जमा नहीं होगी। तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ रिजर्व बैंक ने जो है कदम उठाया है। रिजर्व बैंक, इससे पहले भी रिजर्व बैंक ने 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट बैंक को तुरंत प्रभाव से नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था। 11 मार्च 2022 को, अभी 2024 चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 11 मार्च 2022 से ही रिजर्व बैंक जो है कदम उठा रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ कि अब आप नए ग्राहक नहीं जोड़ेंगे। और अब बोला है कि आप कोई उन ग्राहकों से कोई पैसा नहीं लगेंगे, कोई जमा में स्वीकार नहीं करेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, इसमें 197 कम्युनिकेशन, जो कि पेटीएम पेमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाती है, उसकी 49%, और विजय शेखर शर्मा जो कि 197 कम्युनिकेशन के संस्थापक हैं, उनकी 51% हिस्सेदारी है। और रिजर्व बैंक ने एक और जो तमाम ग्राहक हैं बैंकों के और आम जनता जो भी है, उनको एक और चेतावनी, एक तरह के सतर्क किया है, चेतावनी नहीं बल्कि सतर्क किया है KYC के मामले में कि आपको KYC अपडेट करने के लिए कहीं से भी कोई भी संदेश अगर प्राप्त होता है तो उसमें जो धोखाधड़ी हो रही है उसको लेकर सतर्क किया है। लोगों से कहा गया है कि बैंक और वित्तीय खातों से संबंधित कोई भी जानकारी उन संस्थानों की, अगर बैंक है तो बैंक की, और वित्तीय संस्थान है तो उसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वहीं से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, और वहाँ जो नंबर दिए गए हैं उनके, उसी नंबर पर फोन करें। जो आपके मोबाइल पर आ रहा है उस नंबर पे नहीं, आप बैंक या वित्तीय संस्थान जो भी है उसकी जो वेबसाइट है, या आपके पास अपनी शाखा का या कोई लैंडलाइन नंबर है या कोई, तो वहाँ फोन करके आप जानकारी प्राप्त करें। ना कि जो आपके सीधे मोबाइल पे आया कि इस नंबर पे आप बात कीजिए, उस पर आप बात करने लगे, ऐसा ना करें। KYC होता है नो यूर कस्टमर, KYC ये होता है कि समय समय में बैंक अपडेट करते रहते हैं कि आपके रहने के पते में कोई बदलाव आया है, आपका कोई पैसा या स्थान बदल गया है,
आपका आधार कार्ड क्या है, आपका ये पैन नंबर क्या है, इन चीज़ों को अपडेट करता रहता है। तो उसके बारे में जानकारी तमाम जो धोखा करने वाले हैं वो लोग भी आपको संदेश भेजते रहते हैं, तो उस मामले में आपको सतर्क रहना चाहिए। दूसरी बात है रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जो होती है। रिजर्व बैंक हर 2 महीने में मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है, जिसमें जो है ब्याज दरों में बदलाव किया जाता है और महंगाई को लेकर नए उपाय किए जाते हैं। बैंकिंग तंत्र में लेन देन में क्या बदलाव होने चाहिए उसके बारे में कदम उठाते हैं। तो ये सब समीक्षा कौन करता है? एक मौद्रिक नीति समिति बनी है 6 सदस्यों की, जिसमें रिजर्व बैंक के मेंबर भी हैं और बाहर के आर्थिक जगत के जो विशेषज्ञ हैं वो शामिल हैं। तो वो मिलकर बैठकर बात करते हैं। तो उसकी मंगलवार को उनकी बैठक शुरू हो गई है और अगले 2-3 दिन में नई मौद्रिक नीति जो समीक्षा के बाद फैसला होगा वो सामने आएगी। तो रिजर्व बैंक मुख्यतः जो है जो देश दुनिया में तमाम आर्थिक क्षेत्र में और भू राजनीतिक क्षेत्र में घटनाक्रम हो रहे हैं उनको संदर्भ रखते हुए कदम उठाता है। दिसंबर 2023 में खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित जो महंगाई की दर है वो 5.69% तक पहुंच गई थी, जो कि पिछले 4 महीने में सबसे ऊंचा आंकड़ा रहा है। रिजर्व बैंक चाहता है कि 4% के आसपास रहे महंगाई, 4% वो रखना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो और कम से कम 2, उससे नीचे ना हो और 6 से ऊपर ना जाए। तो ये है 5.69, यानी 6 से थोड़ा कम है, लेकिन चिंता है रिजर्व बैंक को कि महंगाई और ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, उसको नीचे लाना चाहता है। तो अगर रिजर्व बैंक को ये लगता है कि महंगाई आगे और बढ़ सकती है तो हो सकता है ब्याज दर बढ़ा दे, रेपो दर जिसको हम कहते हैं। और अगर उसे लगता है कि महंगाई काबू में रहेगी तो वो स्थिति को ज्यों की तो रखेगा, क्योंकि देश की जो जीडीपी वृद्धि है वो 7.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, 7% से ऊपर। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस साल जो मार्च तक का जो इस साल है कि आर्थिक वृद्धि 7% रहेगी, लेकिन अभी जो सरकारी आंकड़े आए उनमें जो अग्रिम अनुमान लगाया गया है कि 2023-24 में जो जीडीपी वृद्धि है वो 7.3% रहेगी। तो वृद्धि दर भी ठीक ठाक है, महंगाई का आंकड़ा भी अगर नहीं बढ़ता आगे और इससे कम होता है, रिजर्व बैंक को ये अनुमान लगता है, तो हो सकता है कि वह रेपो दर में कोई बदलाव ना करे। रेपो दर वो दर होती है जिस पर बैंक और तमाम वित्तीय संस्थान जिनको ये पैसे की जरूरत पड़ती है तो रिजर्व बैंक के पास जाते हैं। तो रिजर्व बैंक से एक दिन के लिए, एक रात के लिए जिस दर पर वो पैसा लेते हैं उसको कहते हैं रेपो दर। तो बैंक जिस दर पर लेंगे तो उस पैसे वो आगे जब कर्ज पे देंगे उस दर से ज़्यादा पर ही देंगे। तो रेपो दर एक तरह की आधार दर होती है पूरे ब्याज दर का जो भी तंत्र है उसकी। अब हम बात करते हैं नए बजट की। पहली बात तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये अंतरिम बजट है, यानी जब तक केंद्र में नई सरकार सत्ता में आती है तब तक के लिए अंतरिम व्यवस्था वाला ये बजट है, यानी 4 महीने के खर्च और प्राप्तियों का ये बजट है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने में जो कर्मचारियों को तनख्वाह देनी है, पेंशन देनी है और दूसरी जो देनदारी है, और जो इस दौरान 3 महीने का, अप्रैल, मई, जून का 3 महीने का टैक्स लिया जाएगा। तो जो चीज़ें, जो भुगतान और प्राप्तियां जो चलनी है उनके बारे में संसद की अनुमति ली जाती है, इसलिए इसको अंतरिम बजट कहा जा रहा है। क्योंकि आम चुनाव हो रहे हैं तो आम चुनाव के बाद ही जो सरकार सत्ता में आएगी उसे ही अधिकार होगा कि वो पूर्ण बजट पेश करे और ये बजट फिर जुलाई में पेश होगा। लेकिन फिर भी जो सरकार सत्ता में है उसने बजट पेश किया है, उसने तमाम अपनी जो भी योजनाएं हैं, जो भी उसकी सोच है उसको इस बजट में पेश किया है। पूरे साल के अनुमान रखे जाते हैं, कितनी हमारी प्राप्ति होगी, कितना हम खर्च करेंगे। ये पिछला बजट में हमने जो कहा था कि कितना खर्च होगा, कितना हमें प्राप्ति होगी, उसका संशोधित अनुमान इस बजट में पेश किया जाता है। तो ये जो अनुमान है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इस बजट में जो व्यक्तिगत आयकर है और कंपनी कर है, उनमें जो डायरेक्ट टैक्स, जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रत्यक्ष कर वही रहेंगे जो हैं। और इसमें यह बताया कि पिछले 10 साल में प्रत्यक्ष कर संग्रह, मोदी सरकार के 10 साल जो पूरे हो गए, प्रत्यक्ष कर संग्रह 3 गुना बढ़ा है और रिटर्न भरने वालों की संख्या भी करीब 2.5 गुना बढ़ गई है। अब देखिए, सरकार ने टैक्स रेट कम किए हैं, कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी कम किया और जो व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल टैक्स रेट है उसको भी कम किया। पहले जो 10% का ब्रैकेट था उसको घटा के 5 कर दिया। 2.5 से 5 लाख की इनकम पे पहले 10% लगता था, उससे ऊपर 10 लाख पे 20% और 10 से ऊपर 30, तो 10% को घटा के 5% कर दिया था। और वो 5% तो करीब करीब खत्म ही है। 5 लाख तक की पुरानी व्यवस्था जो है
उसमें 5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं है, और जो नया एक टैक्स स्लैब सरकार ने बनाया उसमें 7 लाख रुपए तक की आय पे कोई टैक्स नहीं है। तो इसलिए जो कर संग्रह है वो भी बढ़ा है और रिटर्न भरने वालों की संख्या है वो भी बढ़ी है। और इस बजट में, अंतरिम बजट ने सरकार ने एक फौरी अब एक जो घोषणा की है कि 2009-10 तक, वित्त वर्ष 2009-10 तक अगर किसी का 25,000 रुपये तक की टैक्स देनदारी बनती है, सरकार की डिमांड आ रही है आपके पास कि भैया आपका 25,000 तक का ये टैक्स है, ये आपको देना है, तो उसको सरकार ने समाप्त कर दिया है 2009-10 से पहले का। और 2010-11 से और 2014-15 तक का इस अवधि के बीच में अगर 10,000 रुपये तक की आपकी कोई टैक्स डिमांड सरकार कहती है कि 10,000 रुपये आपको देने हैं, तो उसको भी सरकार ने खत्म कर दिया। ये देनदारी अब आपको नहीं देनी है। तो इससे करीब माना जा रहा है कि 1 करोड़ जो करदाता है उनको राहत मिलेगी, उनको फायदा पहुंचेगा। तो ये जो घोषणा सरकार ने की है, हालांकि अगले बजट जब पूर्ण बजट आएगा उसमें भी ये रहेगी, लेकिन फिलहाल इसके लिए सरकार टैक्स डिमांड नोटिस आपको नहीं देगी। और अप्रत्यक्ष कर के दरों में भी जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी है और जो चुंगी होती है और कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जीएसटी जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। इनकी दर में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। और जीएसटी व्यवस्था की इसमें प्रशंसा की गई है। ये कहा गया है कि जीएसटी का जो कर आधार है वो दोगुना हो गया है पिछले जब से लागू हुआ है। 94% उद्योग जगत के जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यवस्था में जो गया है ये काफ़ी सकारात्मक बदलाव रहा है। व्यापार उद्योग जगत पर जो टैक्स चुकाने का जो बोझ होता था, अनुपालन बोझ की, ये खाता बनाओ वो खाता बनाओ, वो भी कम हुआ है। और खुदरा व्यवसायों के लिए 3 करोड़ रुपए की तक के कारोबार की सीमा तय की गई है, जिसमें वो अपने अनुमान के आधार पर जो है टैक्स दे सकते हैं, जिसको प्रिजम्पटिव टैक्स कहते हैं खुदरा व्यवसाय के लिए। पहले 2 करोड़ के कारोबार वालों के लिए अब 3 करोड़ तक का ये व्यवस्था मतलब पहले से ही है, इस बजट की नई घोषणा नहीं है ये 3 करोड़ व्यवस्था ये की गई है। और कंपनी कर जो सरकार कह रही है कि हमने कंपनी कर जो पहले 30% और 33% तक लगता था वो घटा के हमने 22% कर दिया है। और नई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो नई कंपनियां आ रही हैं उनके लिए जो है 15% टैक्स हमने रखा है। तो सरकार ने देश की वृद्धि के लिए तमाम चीज़ें जो कदम उठाए हैं वो इसमें बताए हैं। और ये कहा है कि सरकार जो है नॉर्थ ईस्ट पे, पूर्वी हिस्सा जो पूर्वी भारत है उस पर ज़्यादा ध्यान देगी, उसको जो है देश की वृद्धि का एक मजबूत उसका अंग बनाएगी। और एक बात जो कही है सरकार ने इस बजट में कि देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और जनांकिक जो बदलाव आ रहे हैं, जो मतलब आयु वर्ग जो हैं कि 18 से लेके 45 साल के कितने लोग हैं, 45 से ऊपर के कितने लोग हैं, ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं और जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो इससे एक जो चुनौती खड़ी हो रही है, जैसे कि अभी सबसे बड़ी आबादी है युवाओं की, कहा जा रहा है कि 45% देश की आबादी युवा है। जब ये युवा बुजुर्ग हो जाएंगे तो तब देश में युवा कितने होंगे? बुजुर्ग ज़्यादा हो जाएंगे, युवा कम हो जाएंगे। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो दिख रहा है आगे, जो चुनौती बनने वाली है, उस पर व्यापक तौर पर विचार विमर्श करने के लिए सरकार एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाएगी। कि वो समिति क्या सुझाव देती है सरकार को, ये देखने की बात है। तो चलते चलते आपको बता दें कि सरकार ने कितना जो बजट रखा था। जो 23-24 जो अभी चल रहा है, 31 मार्च 2024 में जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हो रहा है, तो इसके लिए सरकार ने बोला था कि हम 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। टोटल बजट जो था 45 लाख करोड़ था, लेकिन अब इस बजट में जो पिछले साल के जो संशोधित अनुमान है, तो कहा है कि 44.90 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 45 लाख की बजाय 10,000 करोड़ रुपए कम, 44.90 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल प्राप्तियां उधार को छोड़ के, कुल प्राप्तियां बोला था 27,20,000 करोड़ रुपए रहेगी, लेकिन अब जो संशोधित अनुमान आया है कि ये 27,56,000 करोड़ रुपए रहेंगी, यानी करीब 36,000 करोड़ रुपए ज्यादा। शुद्ध कर प्राप्तियां जो कि पहले अनुमान था 23.30 लाख करोड़ रुपए, तो अब संशोधित अनुमान है 23.24 लाख करोड़ रुपए। हालांकि सरकार ने कहा है कि उसकी कुल राजस्व प्राप्ति जिसमें टैक्स भी है, डिविडेंड भी है और दूसरी प्राप्तियां भी हैं, राजस्व जो प्राप्त हो रहा है सरकार को, तो कुल राजस्व प्राप्ति 30,03,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि उसके बजट अनुमान से ज्यादा है। यानी सरकार को अनुमान से अधिक प्राप्तियां होने की उम्मीद है। तो इसकी वजह से उसका जो राजकोषीय घाटा है
जो कि पहले बजट में बोला था कि जीडीपी का 5.9% रहेगा, उसको बोला गया कि अब ये 5.8% रहेगा। यानी सरकार की जो वित्तीय स्थिति है उसमें सुधार हुआ है। पहले घाटा ज्यादा था, ज्यादा रहने की उम्मीद थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि थोड़ा कम रहेगा। इससे पहले 2022-23 में ये घाटा था 6.4, तो 6.4 से घटा के 5.8 पे ले आए हैं। और अब बोला है कि 24-25 में जो आगे जो साल आएगा उसमें इसको और कम करके 5.1% पर आने की अनुमान रखा गया है। और 2024-25 में बोला है सरकार ने 47,66,000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। इस साल में बोला था 45 लाख, अगले के लिए बोला 47,66,000 करोड़ रुपए, यानी बजट का जो टोटल बजट है वो बढ़ गया है। और उसमें कहा है कि 47,66,000 खर्च करेंगे तो मिलेगा कितना, उधार को छोड़ के 30.80 लाख करोड़ रुपए हमें प्राप्त होंगे टैक्स के साथ। दूसरी जो हमने किसी को कर्ज दिया उस कर्ज की वापसी मिल रही है, और जो कंपनियां हमारी चल रही है उनका जो लाभांश मिल रहा है, तमाम राजस्व प्राप्ति 30.80 लाख। तो 47 लाख करोड़ खर्च करेंगे, 30.80 यानी 31 के करीब प्राप्त होगा। तो करीब जो है 16 लाख करोड़ रुपए का घाटा इसमें है। तो वो घाटा कैसे पूरा होगा, उसको जो है बाजार से कर्ज उठाएंगे और दूसरी तरह की जो है कुछ कहीं कोई बचत होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो 30.80 लाख करोड़ की प्राप्ति का जो टोटल अनुमान है उसमें जो टैक्स से मिलेगा वो मिलेगा 26,02,000 करोड़ रुपए। ये जो है प्राप्त होने का अनुमान सरकार ने बजट में रखा है। और जो राजकोषीय घाटा रहेगा वो 5.1% रह जाएगा। तो इस प्रकार सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को लगातार मजबूत बना रही है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी कोई सुझाव कोई आपको लगता है तो आप उसकी टिप्पणी उसके कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। नमस्कार।